नमस्कार, जय मां शारदा। अकाया वैदिक एस्ट्रो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं पंडित श्याम भारद्वाज और आज मैं उपस्थित हुआ हूं 2025 के दूसरे सबसे बड़े राशि परिवर्तन का प्रभाव को लेकर। जैसा कि मैंने अपने पिछले कई वीडियो में 29 मार्च 2025 को शनिदेव ने अपना राशि परिवर्तन किया है, इसके संबंध में मैं जानकारी आपको दे चुका हूं। अगर आप मेरे चैनल पे जाके सर्च करेंगे तो आपको शनिदेव के राशि परिवर्तन के प्रभाव से संबंधित वीडियो मिल जाएंगे। अब 18 मई 2025 को कलयुग के सबसे बड़े देवता या कहें सबसे कारक ग्रह, जिनका प्रभाव कलयुग के ऊपर सबसे ज्यादा रहता है, राहु अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। राहु आकस्मिकता के कारक हैं, छाया ग्रह हैं, धोखा दे देते हैं। जब सफलता देते हैं तो अप्रतिम सफलता देते हैं, लेकिन जब किसी का नुकसान करने पर आते हैं तो शनि देव से भी ज़्यादा घातक तरीके से नुकसान करते हैं। विनाश करके रख देते हैं बुद्धि का, धन का, परिवार का, सब कुछ। और इनके साथ ही राशि परिवर्तन करेंगे केतु। राहु और केतु दो ऐसे ग्रह हैं जो हमेशा वक्री चाल ही चलते हैं और साथ ही साथ एक दूसरे से पहले और सातवें के संबंध ही बनाते हैं। तो जब भी ग्रहों का परिवर्तन होता है तो ये दो ग्रह ऐसे हैं जो एक साथ परिवर्तन करते हैं। पिछले 18 महीने से राहु क्रमशः गुरुदेव की राशि मीन और केतु बुध देव की राशि कन्या में संचरण कर रहे थे। 18 मई 2025 को ये राशि परिवर्तन कर जाएंगे। और राहु, जैसा कि मैंने कहा, वक्री चाल चलते हैं, तो 12 से एक राशि पीछे 11 यानी कि कुंभ राशि में पहुंच जाएंगे। पिछले 52 दिनों से, जब से शनिदेव का राशि परिवर्तन हुआ है, तब से शनिदेव के साथ युति में थे। पिशाच योग का निर्माण कर रहे थे। पिशाच योग 52 दिनों से चला आ रहा था। पिशाच योग का क्या प्रभाव किस राशि पर रहता है, इसके संबंध में भी मैं आपको अपने वीडियो से जानकारी दे चुका हूं। अगर आप मेरे वीडियो में जाके सर्च करेंगे तो उसमें उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। ये जो राशि परिवर्तन है, ये बहुत बड़ा राशि परिवर्तन है, क्योंकि 18 मई 2025 से लेकर 18 महीने तक राहु शनिदेव की कुंभ राशि में रहेंगे और केतु सूर्यदेव की सिंह राशि में। अब ये बड़ा परिवर्तन इसलिए है, इससे पहले कि मैं राशियों के क्रम में आपको बताऊं किसके लिए लाभदायक है और किसके लिए नुकसानदायक है, सबसे पहले राहु और केतु के स्वभाव को समझ लीजिए। राहु क्या है? राहु इच्छाएं हैं, दबी हुई इच्छाएं। इच्छाएं चाहे नकारात्मक हो, सकारात्मक हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षा है, भूख है। राहु एक तरह से। केतु क्या है? डिटैचमेंट है, त्याग है। केतु एक तरह से गुरु के समान व्यवहार करते हैं, देवगुरु बृहस्पति के समान। जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से थोड़ा सा डिटैचमेंट करवा देते हैं, या उस भाव से संबंधित व्यक्ति का व्यवहार थोड़ा उदासीन करवा देते हैं। लेकिन राहु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित हर एक इच्छा, हर एक आकांक्षा को बलवती कर देते हैं। कुंडली के कुछ भाव हैं जहां पर राहु अत्यंत श्रेष्ठतम फल देते हैं, और कुछ भाव ऐसे हैं जहां केतु भी श्रेष्ठतम फल देते हैं, लेकिन कुछ भाव ऐसे हैं जहां बहुत ज़्यादा नकारात्मक फल देते हैं। राहु और केतु की अपनी स्वयं की कोई राशि नहीं, लेकिन वृषभ राशि में राहु उच्च के होते हैं और वृश्चिक में केतु। धनु राशि में राहु नीच के होते हैं और मिथुन राशि में केतु नीच के। इसी को उल्टा कर दीजिए तो मिथुन राशि में राहु स्वराशिस्थ माने जाते हैं और धनु राशि में केतु स्वराशिस्थ माने जाते हैं। अब आने वाला ये जो समय है, इस समय में क्या क्या स्थितियां देने वाले हैं राहु और केतु का ये प्रभाव, इसके बारे में और जानकारी दूं उससे पहले आपको ये बता दूं कि मेरा ये जो राशिफल है ये चंद्र राशि आधारित भी है और लग्न आधारित भी है। चंद्र राशि किसे कहते हैं? चंद्र राशि, अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और उसके अंदर देखिए चंद्रमा किस राशि के साथ लिखे हुए हैं, वह आपकी जन्म राशि है। और लग्न किसे कहते हैं? तो अब आपके पास अगर आपकी जन्म कुंडली है तो उसको खोलकर देखिए पहले भाव में, पहले भाव में 1 से लेकर 12 तक कौन सी राशि लिखी हुई है, वही आपका लग्न है। तो आज
मैं ये राशिफल जो है वो आपके लग्न के आधार पर भी बता रहा हूं और साथ ही साथ आपकी राशि के आधार पर भी बता रहा हूं। तो आपको दोनों के आधार पर इसको देखना है। साथ ही साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इस समय में आपको दशा, महादशा, अंतरदशा किसकी चल रही है। उसके अनुसार अगर लाभदायक स्थितियां हैं तो भी उसके अनुसार रहेगी, नुकसानदायक स्थितियां हैं तो भी उसके अनुसार रहेगी। अगर किसी को अभी राहु की महादशा ही चल रही है या अंतरदशा ही चल रही है और राहु कहीं नकारात्मक स्थिति में आ रहे हैं चंद्र कुंडली या लग्न कुंडली से, तो नकारात्मकता बढ़ जाएगी। इसी के जस्ट विपरीत अगर लाभ की स्थिति में है तो लाभ भी बढ़ जाएगा। अगर आप अपने लग्न के बारे में, अपनी चंद्र राशि के बारे में या अन्य ग्रह स्थितियों के बारे में नहीं जानते हैं तो इसके लिए आप दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी जन्म तारीख, समय लिखकर दे सकते हैं, क्योंकि किसी भी अंतिम निर्णय पर पहुंचने से पहले इन सब चीजों का विश्लेषण अत्यंत आवश्यक है। सिर्फ राशिफल के आधार पर किसी अंतिम निर्णय या किसी अंतिम कार्य की परिणति पर नहीं पहुंचा जा सकता। अब बात करते हैं काल चक्र की चौथी राशि कर्क राशि के विषय में। देखिए, यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं कि कर्क राशि जो है वो शत्रु राशि मानी जाती है राहु देव की और केतु की भी, क्योंकि कर्क राशि के स्वामी बनते हैं चंद्रमा। और जैसा कि सर्वविदित है, सब जानते हैं इस बात को कि चंद्रमा पर ग्रहण लगाने का काम करते हैं राहु और केतु। तो चंद्रमा के लिए कोई बहुत कारक ग्रह नहीं है राहु। लेकिन इस समय पे कहां जा रहे हैं, तो कर्क राशि से भ्रमण होगा राहु देव का बहुत लंबे समय से, लगभग 52 दिनों से भाग्य भाव में पिशाच योग बना हुआ था। पिशाच योग होने के बावजूद ये इतना नुकसानदायक नहीं था, क्योंकि यहां पर शनि देव के कंट्रोल में थे राहु देव। लेकिन अब कहां चले जाएंगे कर्क राशि या कर्क लग्न वालों के लिए? अष्टम भाव में चले जाएंगे। अष्टम भाव क्या है? तो अष्टम भाव रोग, अष्टम भाव ध्यान, अष्टम भाव पिछले जन्म और अष्टम भाव नुकसान और अष्टम भाव आकस्मिक लाभ का भी भाव है। अष्टम भाव को इसीलिए रहस्यमय भाव कहा गया है। तो राहु पहुंचेंगे अपने गोचर के दौरान 18 मई 2025 को कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के लिए अष्टम भाव में। अब अष्टम भाव में बैठे हुए राहु क्या करते हैं? सबसे पहले तो आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि यहां से अचानक से होने वाली बीमारियों को राहु देव देने वाले होते हैं। साथ ही साथ अचानक नुकसान भी हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहां पर मौजूद राहु सिर्फ नुकसान ही करेंगे, क्योंकि राहु हैं कभी कभी नुकसान बताकर फायदा कर देते हैं। आप सोचते रहते हैं कि यार कुछ फायदा तो होने वाला नहीं, और पता चला फायदा निकल गए, और कई बार आपकी उम्मीद से दुगना फायदा यहां से दिलवा देते हैं। अगर किसी व्यक्ति के जन्मकालिक कुंडली में राहु अगर अष्टम में बैठे हुए हों तो यह बात तय जान के चलिए, ऐसा व्यक्ति अचानक से सफलता प्राप्त करता है। अपने पिछले कर्मों के आधार पर उसको कोई बड़ी उपलब्धि इस समय पे प्राप्त हो सकती है। तो यहां पर बैठे हुए राहु जहां कुछ लाभ देने वाले हैं, लेकिन सावधानियां अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि राहु को क्या कहा गया है? चीटर ग्रह कहा गया है, धोखा देने वाले। धोखा तो दोनों तरह का होता है। जब आपको लाभ भी प्राप्त होता है तो धोखे से हो गया, और जब नुकसान होता है तो वो तो धोखे से माना ही जाता है। कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों को दोष नहीं देता। जब नुकसान होता है तो वो ये मान के चलता है कि मेरे साथ धोखे से हो गया, और जब उसने अर्न कर लिया तो वो कहता है कि मेरी मेहनत से हुआ। ऐसा नहीं है। यहां पर बैठे हुए राहु आपके पिछले कर्मों अगर आपके अच्छे रहे हैं तो पिछले किए हुए कुछ कार्यों का आपकी उम्मीद से भी ज़्यादा बेनिफिट देने वाले हैं। ये बात याद रखिएगा। साथ ही साथ रोगों से आपको सावधान रहना है, वाहन सावधानी से चलाना है। इस समय पे आपका दिमाग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेगा, बहुत ज़्यादा। ना चाहते हुए भी पता नहीं कौन कौन से कहाँ कहाँ के विचार आपके मन में आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ बैठकर राहु आपके पिछले जन्म के कर्मों को भी एक्टिवेटेड कर देते हैं। तो कई बार आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो मेरा नेचर ही नहीं है इतना सोचने का, फिर ये चीज़ें मेरे दिमाग में क्यों आ रही है। तो सबसे बड़ा मैंने एक बात जो आपको बताई, अष्टम भाव ध्यान का भी भाव है।
मेडिटेशन का, एकाग्र चित्ता का, शून्य का भी भाव अष्टम भाव ही है। तो अष्टम भाव में गोचर करते हुए राहु आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर आपने अपने दिमाग को कंसंट्रेट रखा, ओवर थिंकिंग नहीं की, अगर विचारों में उलझे नहीं, तो आपको बड़ी उपलब्धि प्राप्त यहाँ पर राहुदेव करवा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर राहु बैठेंगे तो केतु कहाँ बैठेंगे? द्वितीय भाव में। अब द्वितीय भाव में केतु बैठे, मैंने कहा था केतु डिटैचमेंट के कारक हैं। दूसरा भाव किस चीज़ का है? आपकी वाणी का, आपके कुटुंब का, आपके संचित धन का। यहाँ पर केतु का बैठना इतना नकारात्मक नहीं माना जाता, सिर्फ एक बात के लिए नकारात्मक माना जाता है, वो ये है कि इस समय चाह कर भी आप अपनी वाणी को बहुत मधुर नहीं रख पाएंगे। जो सच बात है वो आपके मुंह से निकल ही जाएगी। इस वजह से पारिवारिक कलह, परिवार के कुटुंब के साथ डिटैचमेंट, बात आप सही कहेंगे लेकिन समस्या ये होगी कि आपके बात आप इतनी सच्चाई से कहेंगे बात, अब सच सबको सहन हो जाए संभव नहीं है, तो आप इतनी सच्चाई से अपनी बात कहेंगे कि लोगों को बुरा लग जाएगा। और वैसे भी देखिए, राहु हमेशा फिल्टर लगाने का काम करते हैं। राहु के सकारात्मक प्रभाव में हजारों लोग आपसे जुड़ते हैं, लेकिन राहु जब फिल्टर लगाते हैं तो पता चला 1000 में से 4 ही बचे जो वास्तविकता में अपने थे। तो यहां राहु और केतु दोनों कहीं ना कहीं थोड़ा सा फिल्टर तो आपके जीवन में लगाने वाले हैं, जिससे कि आपको अपने पराये की थोड़ी पहचान हो जाए। आकस्मिक लाभ के कारक हैं, तो कोई अनअपेक्षित लाभ भी आपको प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ जो लोग आपके साथ अंतर विरोध रखते थे वो कहीं ना कहीं बिल्कुल शांत हो जाएंगे। वो लोग जो आध्यात्मिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र से मेरा मतलब वाम पंथ में, तंत्र मंत्र इस तरह की क्रियाओं में जुड़े हुए थे, और अगर उनके जन्मकालिक कुंडली की स्थिति अच्छी है, महादशा भी इस समय राहु की या अंतरदशा राहु की चल रही है, तो तंत्र से संबंधित कोई बड़ी उपलब्धि इस समय पे इन लोगों को प्राप्त हो सकती है। ये ऐसा समय है जब कर्क राशि और कर्क लग्न वालों की तांत्रिक और रहस्यमय विद्याओं में, जो लोग रिसर्च फील्ड में हैं, अगर किसी भी तरह की रिसर्च फील्ड में है तो अपनी रिसर्च इस दौरान पूरी कर सकते हैं और कुछ नया निकाल सकते हैं अपनी रिसर्च से, जिससे आपको प्रसिद्धि भी प्राप्त हो सकती है। लेकिन फिर भी कर्क लग्न या कर्क राशि वालों के लिए राहु का यह ट्रांजिट जो है थोड़ा परेशान करने वाला तो है। अब यहाँ से राहु देव की पंचम दृष्टि रहेगी व्यय भाव के ऊपर, व्यय बढ़ा हुआ रहेगा आपका थोड़ा। साथ ही साथ यात्राएं, अनचाही यात्राओं पे आपको जाना पड़ सकता है, इस बात का ख्याल रखें। सप्तम दृष्टि केतु के ऊपर ही रहेगी, तो सप्तम दृष्टि केतु के ऊपर जैसा मैंने कहा वाणी का संयमित प्रयोग करें, और नवी दृष्टि सुख भाव पर। अब देखिए, जब इतनी सारी चीज़ें रहेगी, जैसा मैंने कहा कि कुटुंब के बीच में भी समस्या आ सकती है, तो सीधी सी बात है चौथा भाव तो डिस्टर्ब होना ही था, सुख में व्यवधान तो पड़ना ही था। इस समय पे कोई नया वाहन खरीदना चाहते हैं सोच समझ कर खरीदें, वाहन लेना चाहते हैं सोच समझ कर कहें लें। और एक अंतिम बात और कर्क राशि वालों के लिए बता दूं, इस समय आपकी छठी इंद्री, सिक्स्थ सेंस जिसको कहते हैं, वो काफ़ी एक्टिव रहेगी। उस पर अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दे लिया, क्योंकि कोई भी कार्य करने से पहले आपकी खुद की सिक्स्थ सेंस आपको बताएगी कि क्या सही या क्या गलत है। अगर उस पर ध्यान दे लिया तो बहुत सारी परेशानियों से बच जाएंगे। कर्क लग्न कर्क राशि वाले एस्ट्रोलॉजर्स के लिए ये बेस्ट टाइम है, क्योंकि उन्हें होने वाली घटनाओं का आभास पहले से हो जाएगा। बात करते हैं काल चक्र की 5वीं राशि सिंह राशि के विषय में। सिंह राशि वाले जातक त्राहिमाम मचा हुआ है जीवन में, क्योंकि पिछले 52 दिनों से अष्टम भाव में पिशाच योग का निर्माण हो रहा है। अष्टमें शनि बने हुए हैं, शनि की ढैया भी चल रही है। अब परिवर्तन होने जा रहा है, राहु का पिशाच योग आपके अष्टम भाव से समाप्त होने जा रहा है। देखिए, कोई बहुत बड़ी खुशखबरी तो मैं आज आपको यहाँ पर नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि कोई बहुत बड़ी खुशखबरी वाली बात नहीं हो रही है इस समय पे। फिर भी थोड़ी राहत आपको यहाँ मिलती हुई दिखाई दे रही है। पिछले कुछ दिनों में सिंह राशि वालों के साथ कई घटनाएं घटी होगी, आकस्मिक घटनाएं।
कुछ भेद खुले होंगे, कुछ राज खिले होंगे, अनचाहे कार्य आपको करने पड़े होंगे, आपकी वाणी पर भी आपका संयम नहीं रहा होगा। 18 मई 2025 को राहु और केतु दोनों अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे। राहु पहुंच जाएंगे आपके सप्तम भाव में और केतु पहुंच जाएंगे आपकी राशि पर ही। अब देखिए सप्तम भाव क्या है? पार्टनरशिप का, विवाह का, जीवन साथी का और कुछ स्थितियों में कार्य क्षेत्र का भी ये भाव होता है। यहां पर राहु का बैठना देखिए कुछ चीजों के लिए थोड़ा पॉजिटिव है। वैसे भी आपकी जो राशि है राहु उसके कोई बहुत ज्यादा मित्र नहीं है। सूर्य पर भी ग्रहण लगाते हैं यही दोनों, जैसे चंद्रमा पर लगाते हैं, आपकी राशि सूर्य की है उस पर भी यही ग्रहण लगाते हैं। तो आपकी राशि के कोई मित्र ग्रह नहीं है दोनों में से कोई भी, तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फल आपको मिल पाएगा, इसकी संभावना बहुत कम है। लेकिन कितना नकारात्मक, देखिए ये बहुत कुछ इस बात पे निर्भर करेगा कि इस समय पे आपकी दशा या अंतरदशा कौन सी चल रही है। अगर राहु की ही दशा या अंतरदशा चल रही है और जन्म कुंडली में राहु नेगेटिव बैठे हुए हैं, फिर तो आप बहुत सावधान हो जाइए, क्योंकि बवाल मचने वाला है जिंदगी के अंदर। लेकिन अगर स्थितियां इतनी खराब नहीं है तो फिर कुछ फायदे आपको मिल सकते हैं। सबसे पहले तो सप्तम भाव में बैठे हुए राहु पारिवारिक जीवन यानी कि दाम्पत्य सुख में भारी कमी कर देते हैं। दाम्पत्य में किसी तीसरे की भी एंट्री हो जाती है। अगर ज़्यादा ही जन्म कुंडली में ज़्यादा स्थितियां खराब है तो इस समय पे तलाक तक की भी संभावना बन जाती है, क्योंकि सप्तम भाव के राहु कारक नहीं है। वहां पर बैठकर आपको व्याभिचार के लिए प्रेरित करते हैं, अनैतिक संबंधों की तरफ आगे बढ़ाते हैं। पार्टनरशिप में अगर आपका कामकाज चल रहा है तो अंधविश्वास में ना रहें, जो भी बात करनी है क्लियर करें। कहीं ऐसा ना हो कि पार्टनर आपको धोखा दे जाए, इस मामले में सावधान रहिएगा। अब देखिए यहां पर बैठे हुए राहु लाभ क्या दे रहे हैं, तो कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं आपको उन्नति की ओर अग्रसर जरूर कर रहे हैं, चाहे आपका अकेले कारोबार हो या पार्टनरशिप में कारोबार हो। राहु कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में थोड़ी उन्नति तो जरूर देंगे। अविवाहित लोगों के विवाह की संभावना बन रही है, लेकिन यहां ध्यान रखिएगा कि जिससे आप विवाह करने जा रहे हैं उसकी पूरी जानकारी आपके पास है या नहीं है, क्योंकि राहु क्या है, धोखा है। मतलब आप प्रेम संबंध में अंधे होकर के किसी से विवाह कर लें और 6 महीने 8 महीने साल भर बाद आपको पता चले कि अरे बाप रे ये क्या कर लिया। इसलिए दिखावे पे मत जाइएगा, वो कही जाती है ना बात, दिखाओ पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। तो इस वक्त सिंह राशि वालों के लिए विवाह संबंधित मामलों में ये लाइन बिल्कुल सटीक बैठती है। सिर्फ दिखावे और अंधे प्रेम में पड़ करके कोई निर्णय मत लीजिएगा, वरना बहुत बड़ी परेशानी में आ जाएंगे आप। और मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं स्वयं जो इस तरीके के निर्णय लेने वाले हैं, मैंने उनसे इनकार भी किया है। लेकिन अगर आपने इस समय पे प्रेमांध होकर के अगर कोई निर्णय लिया तो भविष्य में खतरा महसूस हो रहा है इस समय पे होने वाले विवाह में। केतु रहेंगे आपकी ही राशि पर। अब जैसा मैंने कहा केतु डिटैचमेंट के कारक, अब केतु जब आपकी राशि पर रहेंगे तो सीधी सी बात है, परिवार, रिश्तेदार, पत्नी, दाम्पत्य सुख, इन सब से आपका डिटैचमेंट होने लगेगा। सीधी सी बात है, देखिए यहां से डिटैचमेंट होगा तभी आप कहीं और प्रेरित होंगे, और वो प्रेरणा भी नेगेटिव है, वो विवाद खड़ा कर सकती है पारिवारिक जीवन के अंदर। तो थोड़ा सा सावधान, थोड़ा सा नहीं बल्कि सिंह राशि वालों को इस समय पे ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। पहले भी कोई बहुत अच्छा टाइम नहीं चल रहा था, ये टाइम भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। हाँ, एक चीज़ जिसमें बेनिफिट है, स्वास्थ्य में सुधार हो जाएगा। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, स्वास्थ्य इस समय पे आपके लिए सहयोगी बना हुआ रहेगा। इस समय पे कई विचार आपके, जैसे कई लोग ऐसे भी होंगे जिनके कुंडली में अगर ग्रह स्थितियाँ ऐसी है तो उनको संन्यास लेने की भी इच्छा उत्पन्न होगी, क्योंकि केतु कहीं ना कहीं डिटैचमेंट करवाते हैं, मोह भंग करवाते हैं। तो मन में ऐसे विचार पैदा होंगे कि सब कुछ दुनियादारी छोड़ दी जाए, संन्यास ले लिया जाए। इस तरीके के विचार भी पैदा हो सकते हैं इस समय पे। अब राहु यहाँ से बैठ के देखेंगे इनकम हाउस को, तो जैसा मैंने कहा था इनकम आपकी चलती रहेगी, कार्य क्षेत्र भी आपके वृद्धि होगी, इनकम भी आपकी बढ़ी हुई रहेगी। आपकी ही राशि को देखेंगे, बिना वजह के विचार, जैसे मैंने कहा डिटैचमेंट करवाएंगे,
पराक्रम भाव को देखेंगे, हिम्मत आपकी इस समय मजबूत रहेगी। परिस्थितियां जरूर थोड़ी विपरीत हो सकती है पर हिम्मत आपकी बनी रहेगी। तो सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा समस्याग्रस्त समय है। अब यह समस्या कितनी होगी और जो अच्छी बातें मैंने बताई है वो कितना प्रभाव करेंगी, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि जन्मकालिक कुंडली में या दशा, महादशा, अंतरदशा में राहु या केतु की क्या स्थिति है, उसके ऊपर निर्भर करेगा। तो आप अगर इसकी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था सिंह राशि के लिए राहु और केतु का राशि परिवर्तन, सिंह राशि के लिए भी और सिंह लग्न के लिए भी। अब बात करते हैं काल चक्र की छठी राशि कन्या राशि के विषय में। अब देखिए, ये वो राशि आई है वृषभ के बाद जिसके लिए लाभदायक संकेत लेकर के आ रहा है राहु और केतु का ये राशि परिवर्तन। पिछले 18 महीने से केतु आपकी राशि पे भ्रमण कर रहे थे और राहु सप्तम भाव में। बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी है, लेकिन अब क्या होगा, केतु चले जाएंगे द्वादश भाव में और राहु आ जाएंगे षष्ठ भाव में। षष्ठ भाव क्या है, रोग, ऋण, शत्रु। यहां पर बैठे हुए राहु शत्रु हंता योग का निर्माण करते हैं। अगर किसी की जन्मकालिक कुंडली में छठे भाव में राहु मौजूद हो किसी भी राशि में, ऐसा व्यक्ति अपने दुश्मनों पर सदैव हावी रहता है। उसके दुश्मन उसका मुकाबला नहीं कर पाते। गोचर में यहां पहुंच रहे हैं, उसके भी लाभ हैं। और ऐसे समय में कोई कन्या राशि वाले ऐसे हैं या कन्या लग्न वाले जिनको राहु या केतु की ही दशा अंतरदशा चल रही है, तो जो फायदे मैं आपको बता रहा हूं उन फायदों में और बढ़ोतरी हो जाएगी। छठे भाव पर राहु देव अत्यंत शुभ फल देते हैं। सिर्फ एक स्वास्थ्य के मामले में सावधान रहना है, वरना आपके रोग भी आप पर हावी नहीं होंगे, ऋण भी आप पर हावी नहीं हो पाएगा, शत्रु भी आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। अगर लंबे समय से आपके ऊपर कोई कर्ज चला आ रहा था तो कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी। कन्या राशि के वो लोग जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में है, उनके विजय प्राप्त होने की संभावना यहाँ बन रही है। उनको पद प्राप्ति भी हो सकती है। साथ ही साथ षष्ठ भाव में मौजूद राहु कहीं ना कहीं कन्या राशि वालों के पेंडिंग काम, अगर लेन देन से संबंधित पेंडिंग काम थे, चाहे धन चुकाना था या धन वसूल करना था, वो कार्य के पूर्ण होने की पूरी संभावना यहाँ बन जाएगी। जमीन जायदाद से संबंधित काम आपके अटके हुए थे, वो भी आपके बन जाएंगे। धन लाभ की प्रबल संभावना यहाँ बनती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, ननिहाल पक्ष से शायद आपका थोड़ा सा वैचारिक मतभेद रह सकता है, ये एक अलग स्थिति है। बाकी ओवरऑल सब मामलों में यहाँ पर लाभदायक दिखाई दे रहा है राहु का ये राशि परिवर्तन। केतु द्वादश भाव में, देखिए केतु द्वादश भाव में व्यक्ति के अंतःकरण को बड़ा शुद्ध कर देते हैं, क्योंकि उस भाव में केतु मोक्ष कारक होते हैं। तो थोड़ा सा मोह कम रहता है व्यक्ति के जीवन में, लेकिन कहीं ना कहीं उसका अंतःकरण थोड़ा निर्मल हो जाता है। साथ ही साथ विदेशों से कुछ लाभ की प्राप्ति होती है। वो लोग जो आपको छोड़ के जा चुके हैं, जिन्होंने आपसे संपर्क करना बंद कर दिया है या जिनसे आपका डिटैचमेंट हो चुका है, वो कहीं ना कहीं वापस संपर्क करने की कोशिश आपके साथ कर सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में आपको सावधान रहना है। मानसिक बीमारियां देते हैं राहु, तो मानसिक बीमारियों से आपको सावधान रहना है। अहंकार को काबू में रखना है, क्योंकि ऐसे समय पे जब आप इतने प्रबल होते हैं कि शत्रु हंता योग में आप होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर अहंकार की बढ़ोतरी जरूर होती है। यहाँ बैठे राहु पंचम दृष्टि कार्य क्षेत्र पर डालेंगे तो निश्चित रूप से आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि करेंगे। द्वादश भाव पर राहु की दृष्टि, जैसा मैंने कहा, रोगों से सावधान, और द्वितीय भाव पर राहु की दृष्टि कौटुंबिक कलह को निमंत्रित करती हुई दिखाई दे रही है। आप नौकरी पेशा हैं, व्यापार करते हैं, किसी भी कार्य क्षेत्र में हैं, अपनी वाणी का संयमित उपयोग करिएगा, वरना लोगों के साथ आपके विवाद बहुत होंगे। देखिए, मैं यहाँ कह रहा हूँ कि आप विवाद में जीतेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के साथ भी विवाद खड़ा कर लें। तो वाणी का उपयोग जरा संयमित तरीके से करिएगा। साथ ही साथ पुश्तैनी प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई विवाद बना हुआ है तो उसके अंदर विवाद बढ़ सकता है, लेकिन फाइनली आपके पक्ष में ही फैसला होगा।
अगर आप अपने लग्न, राशि, दशा, अंतर्दशा के बारे में नहीं जानते या आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, राहु और केतु के राशि परिवर्तन का प्रभाव, इसके उपायों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको ऐसे सीधे तौर पे कोई उपाय नहीं बताऊंगा। आपको उपाय तभी बताया जा सकता है जब आपके जन्म कुंडली की जानकारी मेरे पास हो। अगर आपकी जन्म कुंडली की जानकारी होगी तो कुंडली के हिसाब से राहु और केतु के जो उपाय हैं वो मैं बताऊंगा। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए या दिए गए नंबरों पे कॉल करिए। इसी के साथ अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूं। जय मां शारदा।